students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से। जी हाँ, चैप्टर लिया है हमने स्टडी के लिए रूरल डेवलपमेंट का, और सब टॉपिक जो हमने स्टडी के लिए लिया है वो है हमारे पास द लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। आप तो जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट करना है, गांव का विकास करना है, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए रूरल क्रेडिट की है। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि रूरल का डेवलपमेंट बिना रूरल क्रेडिट को आसानी से विस्तारित रूप से दिए बिना नहीं हो सकता। रूरल क्रेडिट की जरूरत क्यों होती है? आप जानते हैं कि रूरल में काम होता है फार्मिंग का, और फार्मिंग के लिए क्रेडिट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है स्मॉल फार्मर को। आप जानते हैं कि जो क्रेडिट है, रूरल में जो क्रेडिट है वो एक लाइफ लाइन है फार्मिंग के लिए। उसके बिना किसान सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी मेन जरूरत जो पड़ती है किसान को इसलिए पड़ती है क्योंकि किसान, जो भारत का किसान है, जो किसान की फैमिली है वो बहुत ज्यादा पुअर है। ऐसी फैमिली है जिसके पास स्मॉल होल्डिंग्स है, मार्जिनल फार्मर है, वो छोटे छोटे खेतों वाले फार्मर्स हैं। उनकी ऐसी जरूरतें हैं कि उनके पास पैसा नहीं है बीज बोने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, मैन्योर के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। इनकी शॉर्ट टर्म नीड्स रहती हैं जिन्हें वो पूर्ण करते हैं, और उन्हें इन सब के लिए क्रेडिट की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ जो होल्डिंग्स हैं, यहाँ फैमिलीज के पास जो होल्डिंग्स हैं वो काफी स्मॉल है, वो मार्जिनल फार्मर है, छोटे छोटे उनके खेत है। तो दूसरा कारण ये है कि जब हम बो देते हैं किसी फसल को, और जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, जब फसल को बोया जाता है, बीज को बोया जाता है, और जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, उसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी किसान खाली बैठता है, उसके बीच में कई बार काम भी करता है। वो एक लंबा समय होता है, 3 महीने का, 4 महीने का। उसमें उसने अपनी जरूरतें पूरी करनी है, उसने अपनी फैमिली की जरूरतें भी पूरी करनी है, खेत की जरूरतें भी पूरी करनी है। तो उसे फैमिली की जरूरतों के लिए, खेत की जरूरतों के लिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के लिए, घर की जरूरतों के लिए, फूड इत्यादि के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। फिलहाल मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, फिलहाल जो मैं पहले समझाना जा रहा हूँ कि किसान को किस प्रकार की क्रेडिट की जरूरत होती है। पहले है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट के बारे में बताते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होती है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट होती है मेरे बच्चों एक ऐसी क्रेडिट की जरूरत, एक ऐसे समय के लिए क्रेडिट का मिलना जिसकी समय अवधि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की होती है। इसमें किसान अपनी कौन कौन सी जरूरतें पूरी करता है? इसमें किसान बीज खरीदने के लिए उसे क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर खरीदने हो, बीज बोने के बाद जो फसल तैयार होने लगेगी तो फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे जमीन की रिक्वायरमेंट है वैसे फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, और किसान को खरीदना पड़ता है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स की फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो अपने खेत में पानी चलाकर यूज कर रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी का छोटा मोटा जो बिल आएगा उसको भरने के लिए उसे जरूरत पड़ती है, क्योंकि आए महीने 2 महीने बाद वो बिल देना है। तो शॉर्ट टर्म नीड के लिए 6 से 12 महीनों के लिए उसे अक्सर जो कार्य मैंने बताए हैं उनके लिए जो है वो जरूरत पड़ती है। तो इस किसान को जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन उसे फिर कुछ कारणों से मीडियम टर्म क्रेडिट की जरूरत भी पड़ जाती है। वो मीडियम टर्म क्रेडिट कौन सा होता है? ये उस समय अवधि का लोन है जो 12 महीने से ऊपर है, लेकिन 5 साल के अंदर के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं मीडियम टर्म का लोन या मीडियम टर्म की क्रेडिट फैसिलिटी। किन जगह पे मीडियम टर्म की फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है? परचेज ऑफ मशीनरी। अगर उसने ट्रैक्टर खरीदना है तो उसे 5 साल में वो अपनी किस्तें चुका पाएगा, तो उसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। उसे थ्रेसिंग मशीन खरीदनी है, जी हाँ, तो उसके लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसको की चुकाने के लिए उसे 12 महीने से 5 साल तक का समय चाहिए, और वो इन किस्तों में इनकी राशि को लौटा सकता है। लेकिन जरूरत उसे पड़ती है मीडियम टर्म क्रेडिट की। किसी कुएं को खुदवाना है, थ्रेसिंग मशीन को खरीदना है, ट्रैक्टर की जरूरत आन पड़ी है, तो कोई और मशीन उसे चाहिए खेत के लिए, तो इन सब चीजों के लिए उसे मीडियम टर्म क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, जिसकी समय अवधि 12 मंथ से लेकर 5 साल तक है। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म क्रेडिट की जरूरत भी किसान को हो जाती है। जब वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट का मतलब हो गया कि ऐसी क्रेडिट की जरूरत, ऐसी क्रेडिट की फैसिलिटी किसान को चाहिए होती है जिसकी समय अवधि 5 से लेकर 20 साल तक हो, 25 साल तक हो, जो कि एडिशनल भूमि खरीदने के लिए भी हो सकती है। किसी भूमि के बहुत बड़े सुधार को, किसी दोष को दूर करने के लिए भी कितने पैसे की जरूरत हो सकती है।
तो इस तरह से किसान को, इंडियन रूरल फार्मर को 3 प्रकार की जो है वो क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इन्हीं जरूरतों को पूरा कर दो तो वो खुशहाल हो सकता है। अब मेन आता है, हम स्टडी करने वाले हैं, जो हमारे सामने चैलेंज आता है दूसरा। एक तो ये किसान के किस प्रकार के लोन की जरूरतों से पड़ती है, किस प्रकार की क्रेडिट की जरूरतों से पड़ती है। दूसरा, क्रेडिट के सोर्स कौन कौन से रहे हैं। अगर क्रेडिट के सोर्स की मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि क्रेडिट का सोर्स जो है भारत के अंदर जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, जहां से उसे क्रेडिट मिलता रहा है किसान को। ये कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सोर्स है। जी हाँ, पहले सोर्स की बात कर रहा हूं। किसान को क्रेडिट मिलती रही है ज्यादातर शुरू से, जब से हमने इंडिपेंडेंस पाई है या उससे पहले भी। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है क्रेडिट का। इसके अंदर विलेज ट्रेडर, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, जो बिना किसी कलेक्टर के लिए, बिना किसी जमानत के लिए किसान को लोन दे देते हैं। लेकिन इनका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना महंगा है कि पूछिए। हाँ, ये जरूर है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ही देते हैं, क्योंकि इनके पास भी पैसे की एक लिमिटेड सोर्स होती है, इनके पास भी पैसा लिमिटेड होता है। ये देते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स को नहीं दे सके। लॉन्ग टर्म और जो मीडियम टर्म का जो क्रेडिट है वो ये नहीं देते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना महंगा होता है कि किसान इन्हें चुकाने के लिए कई बार उसकी कमर टूट जाती है और कई बार तो अपनी भूमि को खो देता है। जब तक हम आजाद हुए थे या जब तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था, तब तक लोग इसी कन्वेंशनल सोर्स और इसी ट्रेडिशनल सोर्स के अंदर ही जमींदारों से, साहूकारों से और विलेज के ट्रेडर से जो है लोन लिया करते थे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तब तक 93% जो क्रेडिट है किसान को वो यही नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से ही प्राप्त होती थी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इसके बाद गवर्नमेंट के जब एफर्ट्स लगे, आज प्रेजेंट में बहुत कम हिस्सा जो है किसान इस सोर्स के द्वारा क्रेडिट का प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि 93% बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तब ये मनी लेंडर्स जो है ये प्रदान किया करते थे किसान को। लेकिन किसान का इसमें होता था एक्सप्लॉयटेशन, बहुत महंगा लोन था जिसे किसान ऑफर नहीं कर सकता था। कई बार वो इस चक्कर में फसल खराब होने पर या किसी और प्रकार से वो हाई रिस्क सिचुएशन में रहता था, उसे हमेशा भय रहता था मेरी जमीन ना चली जाए। दूसरा सोर्स जो है हमारे पास, लेकिन सरकार के प्रयासों की वजह से ज्यों-ज्यों सरकार ने इंस्टीट्यूशनल सोर्स का विकास किया, ये सोर्स इस तरफ की तरफ किसानों ने जाना बंद कर दिया। अब बहुत कम लोग जो है इस नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के पास जाते हैं, वो भी किसी खास मजबूरी में, अन्यथा वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स की तरफ मूव करते हैं। क्या होती है इंस्टीट्यूशनल सोर्स? इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो सोर्स है क्रेडिट के जो सस्ती रेट पर जो है किसान को लोन उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, ये वो सोर्स हैं जो कि भारत में बाद में आने लगे जब हमने किसान के सुधारों के बारे में सोचा। इसके अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आने लगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम चलाई, अदर कमर्शियल बैंक्स आने लगे जो कि कलेक्टर रखकर या किन्हीं शर्तों पर जो है किसानों को लोन देने लगे। शॉर्ट टर्म भी देने लगे, मीडियम टर्म भी देने लगे, लॉन्ग टर्म भी देने लगे। रीजनल रूरल बैंक आ गए और नाबार्ड आ गया। जी हाँ, यहां पर इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनाइज्ड सोर्स जो किसान को एग्रीकल्चर की एक्टिविटी के लिए या उससे संबंधित एक्टिविटी के लिए, प्रमोशन के लिए लोन देंगे ताकि उनको बढ़ाया जा सके। लेकिन ये सोर्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगे, सरकार के अंदर इनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही होगी और लोन जो है वो किसानों को सस्ता प्राप्त होगा। इसमें लो रिस्क सिचुएशन होगी, जबकि उसमें लोन लेने पर हाई रिस्क सिचुएशन थी। हाँ, इसमें ये थोड़ा है कि फॉर्मेलिटीज कुछ ज्यादा होती हैं, तो शायद बड़े बड़े जमींदार तो पूरी कर सकते हैं, छोटे किसान पूरी नहीं कर सकते। लेकिन इन सोर्सेज को सरकार ने बढ़ाया। और आपको मैं इसका डाटा अगर बताऊं तो इसके डाटा के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जैसे इसमें 93% जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का रोल था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम, लेकिन तब इसका रोल था 7%। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था हमारा, फर्स्ट 5 ईयर जो हमारी प्लानिंग थी, उसमें जो है 7% रोल था इंस्टीट्यूशनल सोर्स का, तब 1951 में। लेकिन अब जाकर 66% लोन जो है, 66% रूरल क्रेडिट जो फैसिलिटी दे रहा है वो ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो है वो दे रहा है। इसमें कोऑपरेटिव बैंक भी आ गए हैं, इसमें कमर्शियल बैंक भी आ गए हैं, इसमें
एग्रीकल्चर के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक भी आ गया है, रीजनल रूरल बैंक भी आ गया है, नाबार्ड भी आ गया है। तो मेरे बच्चों अब ये 66% लोन मिला है, लोग इसकी तरफ बहुत कम जा रहे हैं, लगभग ना के बराबर। अब 65% जो लोन देते हैं इसमें 15% लोन जो दे रही है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 15% के बराबर जो है वो किसानों को क्रेडिट फैसिलिटी देती है। टोटल इस 66% का 50% जो है 15% जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही है। कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसकी स्थापना 1955 में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए की गई थी, कमर्शियल बैंक के रूप में की गई थी। तो 1969 में जब ये नेशनलाइज्ड हो गए तो कमर्शियल बैंक का योगदान और स्टेट बैंक का योगदान इसमें 75% रूरल क्रेडिट देने का है, और अदर 10% के लिए आप इस रीजनल रूरल बैंक को कह सकते हैं कि ये जो है क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं, इनका योगदान इतना है। अब मैं इनके बारे में बताता हूं कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्टिवली इंगेज्ड इन एड्रेसिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर। जो क्रेडिट की नीड्स है उनको पूरा करने के लिए इंगेज्ड है, ये लगी हुई है। और ये जो है सोसाइटी को क्रेडिट की फैसिलिटी तो देती है, साथ में गाइडेंस भी देती है कि कैसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, कैसे तुम ऐसी फार्मिंग करो कि तुम्हें कैश प्रोडक्टिव हो, यानी तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो कैश तुम्हें दिलवा सके। यहाँ पर जो तैयारी की जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देश में जितनी भी क्रेडिट जा रही है उसका 15% से 16%, 17%, 15, 16, 17 इतना मैं आपको बता रहा हूँ। 15 तो इसका कंट्रीब्यूशन था, तो 15, 16, 17% जो है वो क्रेडिट की फैसिलिटी कौन प्रदान कर रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रदान कर रही है रूरल एरियाज के अंदर, कि इतना क्रेडिट उपलब्ध कराती है और प्लस क्रेडिट की डाइवर्सिफिकेशन देती है, उन्हें टाइम पर गाइडेंस देती है जिससे उनका प्रोडक्ट जो है वो सस्ता तैयार हो और अच्छी दाम पर उन्हें जो है प्राप्त हो जाए पैसा। मेरे बच्चों क्या करती है? ये क्रेडिट की ग्रोथ को रैपिड करती है। रूरल एरिया में क्रेडिट की ग्रोथ को बढ़ाने वाली यही एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, और ये गुड्स को मतलब ये इतनी अच्छी क्रेडिट दिलवा देती हैं कि आदमी को मनी लेंडर के पास जाना नहीं पड़ता, और मनी लेंडर्स को एलिमिनेट करती जा रही हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इनका योगदान है। और ये मनी लेंडर के इम्पैक्ट को खत्म कर रही है, और ये एडिक्वेट क्रेडिट जो है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करती है, जितना हो सकता है फार्मर के लिए उतना करने की कोशिश करती है। आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1955 में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि वो कमर्शियल एज वेल एज रूरल क्रेडिट की फैसिलिटी को बढ़ाएगा, और साथ में इसमें कमर्शियल बैंक भी साथ में जोड़े गए। आप जानते हैं कि 1969 में नेशनलाइज कर दिया गया, इन सभी को नेशनलाइज बैंक बना दिया गया। उसके बाद इन्होंने अपना 75% क्रेडिट, रूरल जितना क्रेडिट जाता है उसका 75% जो है वो कंट्रीब्यूट करा, ताकि वहां के लोगों को मनी लेंडर, बिजनेस ट्रेडर और इन्हीं जमींदारों से बचाया जा सके जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो देते हैं। इनका सिग्निफिकेंट रोल है फार्मर्स के प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रोड्यूस करने में और उनको मार्केटिंग तक पहुंचाने में। तीसरा आता है रीजनल रूरल बैंक, और रीजनल रूरल बैंक का अगर मैं बात करूं और साथ में लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, तो दीज आर वन ऑफ द प्रमोट क्रेडिट सप्लायर। ये भी क्रेडिट सप्लायर बहुत अच्छे हैं रूरल एरिया में, पर्टिकुलरली टू इन द रिमोट एरियाज, रिमोट रूरल एरियाज। जो रिमोट रूरल एरियाज हैं, दूर दराज के रूरल एरियाज हैं, जहां तक बाकी नहीं पहुंच पाते सोर्स, वहां पर कोशिश है इनकी कि ये रीजनल रूरल बैंक स्थापित किए जाएं और ये वहां के स्मॉल मार्जिनल जो फार्मर है उसकी क्रेडिट की नीड्स को पूरा कर सकें। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हमारी बैकवर्ड हैं उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करते हैं और किसान को रूरल एरिया में जो है क्रेडिट की फैसिलिटी उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि ये बैंक जो है ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में काम करके और डिस्ट्रिक्ट के छोटे से छोटे मार्जिनल किसान की कोशिश करते हैं कि ये मदद करें और वो अपना प्रोड्यूस जो है वो आसानी से कर सके। ज़्यादातर अगर मैं कहूँ तो ये वीकर सेक्शन ऑफ जो फार्मर्स है, जो वीकर सेक्शन के पीपल हैं, उन्हें क्रेडिट की फैसिलिटी दिलवाने में मदद करते हैं। और आगे आ जाता है चौथा हमारे पास स्टेप्स, वो है नाबार्ड का। नाबार्ड का मतलब क्या है? NA रिप्रेजेंट करता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये एक ऐसा बैंक है जो मॉनिटरिंग करता है, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। जितने भी हमारे ऐसे बैंक हैं जो रूरल क्रेडिट करते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो रूरल क्रेडिट से संबंधित में जुड़े हुए हैं, उनकी मदद करता है।
इसके काम क्या है? इट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन। ये बहुत बड़ा अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है जो हैंडलिंग द पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट, जो सारी प्रकार की पॉलिसी, उनकी हैंडलिंग, उनके ऑपरेशनल, रूरल क्रेडिट कैसे जाएगा, कैसे ऑपरेट होगा, कैसे किसको देना है, उसकी पॉलिसी क्या रहेंगी, इन सबको जो मॉनिटर करने वाला है वो हमारा नाबार्ड सबसे सर्वोच्च जो है इंस्टीट्यूशन है रूरल क्रेडिट के अंदर। इसका मेन एक्टिविटी ये होती है, जो मेन फंक्शन ये करता है वो ये है टू सर्व अपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन द रूरल एरिया। ये उन सभी एजेंसीज को पैसा प्रोवाइड करता है जो रूरल क्रेडिट देने के लिए लगी हुई हैं। जितने भी बैंक, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितना भी कुछ लगा हुआ है इंस्टीट्यूशंस जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उनको ये पैसे की हेल्प करता है ताकि वो इसी एक्टिविटी को अच्छी तरह से ऑपरेट करती रहे। ये उन सभी उपायों को करता है जिससे रूरल क्रेडिट जो है हर रूरल एरिया में, चाहे वो रिमोट एरियाज है, चाहे वो आम रूरल एरिया है, वहां तक पहुंच सके। ये कोऑर्डिनेट करता है किसके अंदर? ये कोऑर्डिनेट करता है उन सारी रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, रूरल एरिया में जितनी भी फाइनेंस की एक्टिविटीज हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है और सस्ती दर पर जो है कोशिश करता है कि किसान को जो है अच्छा जो है वो ऋण प्राप्त हो जाए। और ये सारे काम को मॉनिटरिंग करता है, इवेल्युएट करता है सारों को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प जो है बना ही इस उद्देश्य के लिए ताकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को ये दिलवा सके और एग्रीकल्चर से संबंधित जितने सुधार हैं, जितनी गाइडेंस है वो दी जा सके। अब बात आती है इन सबको स्टडी करने के बाद अगले स्टेप की, और वो है चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं जब किसान बीज बोता है, रखवाली करता है, क्रेडिट की जरूरतें उसकी पूरी हो जाती है, तब लास्ट में जब उसकी फसल पक जाती है उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग करना। हार्वेस्टिंग के टाइम उसने फसल को काटना है, फसल को काट करके उस पर प्रोसेसिंग करनी है, फिर उस फसल की ग्रेडिंग करनी है, कौन सा अच्छा दाना है, कौन सा मीडियम दाना है, कौन सा बारीक दाना है, ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग के बाद उसने फिर पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग के बाद उसने अपनी फसल को स्टोर करना है उस समय तक जब तक वो फसल मंडी में पहुंच नहीं जाती। ये सब एक्टिविटी किसके अंदर आती हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की एक्टिविटी शुरू होती है जब किसान की फसल पक जाती है, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम द हार्वेस्टिंग। जब फसल को काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फसल को काटने के बाद इसमें प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग करके दाना निकाला जाता है, फिर ग्रेडिंग होती है, कौन सा दाना अच्छा, कौन सा दाना अच्छा नहीं है। ग्रेडिंग के बाद इसे पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करने के बाद इसे मंडी ले जाने से पहले स्टोर किया जाता है। ये सारी फैसिलिटी जो हार्वेस्टिंग से शुरू होती हैं, खेत से धान उठाने से या खेत से फसल उठाने से शुरू होती हैं और मंडी में जब तक फसल बिक ना जाए तब तक की जितनी भी एक्टिविटी इंक्लूड हैं, जी हाँ, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज इन वेयर हाउसिंग और मंडी में आने तक की मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक की वो सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आ जाती है। तो मेरे बच्चों इसके अंदर गवर्नमेंट जो है इस मार्केटिंग, अब मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है मेरे बच्चों जिससे किसान को एक जरिया मिलता है कि वो अपनी फसल को उठाकर जो है वो ऐसी मंडी में जाके बाजार बेच सकता है जहां पर सेल और परचेज उन गुड्स की जाती है, जहां से उसे अच्छा प्राइस प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, डिस्ट्रेस सेल। बिल्कुल यहां ये जानना जरूरी है, डिस्ट्रेस सेल क्या होती है? डिस्ट्रेस सेल वो सेल होती है जब किसान की फसल बिक जाती है, वो अपनी फसल को वो बेचना चाहता है और बेचते वक्त आप जानते हैं जब किसान की फसल पकती है तो उस समय फसल की सप्लाई होती है ज्यादा, डिमांड होती है कम, फसल की सप्लाई ज्यादा होने के कारण प्राइस होता है उस टाइम लो। जब किसान को किसी प्रेशर में लो प्राइस पर अपनी गुड्स को एकदम से बेचना पड़े तो उसे कम पैसा प्राप्त होता है, ऐसी चीज को कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, अर्थात वो बड़े दुखी मन से जो है उस समय सेल करता है। ऐसी सेल मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है डिस्ट्रेस सेल्स में जहां फार्मर जो है वो कंपेल किया जाता है कि अपने प्रोडक्ट को वो सेल करे, भले ही इमीडिएट सेल करे और उस समय भले ही उसका प्राइस जो है वो लो हो, तो लो प्राइस पर अगर बेचेगा तो उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं होगी, फिर उसको एग्रीकल्चर करने का क्या फायदा, किसान में। ऐसे में ऐसी स्थिति को निकालने के लिए सरकार ने एमएसपी यानी कि मार्जिनल जो आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इस सिस्टम को बनाया है ताकि उसे डिस्ट्रेस सेल का सामना किसान को ना करना पड़े, वो सेल आसानी से कर सके। गवर्नमेंट ने मार्केटिंग सिस्टम को सुधारने के लिए जी हाँ
जो रेगुलेट मार्केट करने की व्यवस्था की। रेगुलेट मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर नियमित रूप से मार्केटिंग कमेटी होती है जो किसी भी फसल के खरीदने को यानी परचेज को और किसी भी फसल के बेचने को यानी कि सेल को रेगुलेट करती है, और वो गवर्नमेंट और किसानों के बीच में रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है रेगुलेट कमेटी, जिससे जो है गवर्नमेंट के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी गई है उसी दाम पर जो है वो, या उससे अधिक बिक जाए तो कोई बात नहीं, तो उसी दाम पर जो है वो फसल को बेचा या खरीदा जाता है उस पर, जिससे किसान को जो है अपनी एटलीस्ट कॉस्ट तो प्राप्त हो जाती है और उसे सही मूल्य जो है फेयर प्राइस जो है अपनी फसल का प्राप्त हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ इंप्रूवमेंट किया है मार्केट सिस्टम को सुधारने के लिए। उसने क्या किया है ताकि किसान को उसकी फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके, तो मार्केटिंग सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट ने रेगुलेट मार्केट कर दिया। रेगुलेट मार्केट का मतलब है एक ऐसी मार्केट बनाने की कोशिश की है जहां पर मार्केटिंग कमेटी होगी और मार्केटिंग कमेटी गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए प्राइस के अधिक या उस पर ही वो किसान की गुड्स को ले लेगी और किसान को एक फेयर प्राइस जो है वो दिलवा देगी। ऐसी रेगुलेट मार्केट करने की कोशिश करी है। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी को भी इसमें लगाया गया है ताकि किसानों को जो है उनकी चीज़ का सही फेयर प्राइस प्राप्त हो सके। इनका उद्देश्य इनका उद्देश्य ये है कि फसल को अच्छे दामों पर मार्केट में खरीदा या बेचा जाए। प्रोविजन फॉर वेयर हाउसिंग, सरकार ने किसानों की फसल को स्टोर भी करने की कोशिश करी है कि वो अपनी फसलों को जो है एकदम से डिस्ट्रेस सेल के अंदर ना बेचे, बल्कि वो अपनी फसलों को स्टोर कर सकें वेयर हाउस के अंदर, और वेयर हाउस की फैसिलिटी सरकार ने प्रदान करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। जो रेगुलेट मार्केटिंग सिस्टम है इसके अंदर मार्केट को नियमित रूप से लगाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा फसलों का सही मूल्य पर खरीदना या बेचना, और वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रदान करना। इवन सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि आप ऐसा कीजिए, अपना प्रोडक्ट हमारी मंडी में लेके आइए, तो जो आपका लाने का ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होगा उस पर हम छूट देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट भी कहती है अगर आपका ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपका मंडी में या रेगुलेट मार्केट में नहीं बिकता तो आप हमारे गोडाउन पे लेके आइए। वहाँ तक आने में यानी बफर स्टॉक तक आने में, FCI के गोडाउन तक आने में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन तक आने में जो भी होगा किराया वो सब्सिडाइज गवर्नमेंट करेगी आपको। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट भी जो है, इससे किसान खुद प्रमोट होता है कि अपनी फसल को लेकर अपने खेत से उठाकर अपना उस गोडाउन तक पहुंचा सकता है, जहां सरकार के गोडाउन से, जहां सरकार के या फिर रेगुलेटेड मंडी तक पहुंचा सकता है, जहां उसे अच्छा दाम प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सरकार ने किसानों के फायदे के लिए MSP भी यानी मार्केट सपोर्ट प्राइस भी रखा है। आप MSP क्या होता है आप सभी को मालूम है कि ऐसा न्यूनतम मूल्य फसल का जिस पर किसान को फायदा होगा, अर्थात उसकी कॉस्ट पूरी हो जाएगी, उसे सरप्लस अमाउंट भी प्राप्त होगा, वो उससे कम पर मार्केट में बेचकर वो है नुकसान नहीं उठाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, और गवर्नमेंट ने ये भी कोशिश करी है कि वो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी लोगों को गाइड करे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ फिशरिंग की जा सकती है, एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी बहुत सारी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स या फिर और अदर प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो उसके बारे में टाइम टू टाइम जो गाइड करते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जो हमारे चैलेंजेस थे रूरल डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।